Hello students, welcome again. I am Mr. Mohammad Sabaz Alam, Assistant Professor from ABES Engineering College, Ghaziabad. In the previous lecture, we have already discussed the AC analysis and their numericals. Now, I am going to discuss the other device, that is FET. In this lecture, we will discuss the field effect transistor and what is field effect transistor, why it is required and why it is better than BJT, and types of FET also we will discuss. So, this is the lecture number actually 20. Guys, first of all we should consider or we should know that what are the limitations of BJT. हम सब ने देखा था कि बीजेटी का क्या क्या लिमिटेशंस है, तो थोड़ा सा हम इसको पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम आते हैं फेट पे कि फेट की क्यों ज़रूरत पड़ी या फेट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो कुछ पिछले चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए। तो सबसे पहले देखिए बीजेटी। बीजेटी का जो मेन यूज़ होता है, द मेन एप्लीकेशन ऑफ बीजेटी इज एम्प्लीफिकेशन, इज एन एम्प्लीफिकेशन या एम्पलीफायर सर्किट हम बनाते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन करने के लिए एक थ्योरी है कि किसी उस डिवाइस का इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर हाइयर वैल्यू होनी चाहिए इनपुट इम्पीडेंस, और आउटपुट इम्पीडेंस कम से कम होनी चाहिए। अगर जीरो हो जाए तो बहुत अच्छी बात, यानी आइडियली जीरो होना चाहिए आउटपुट इम्पीडेंस और प्रैक्टिकली इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होना चाहिए। ये दोनों ही बातें वहाँ पे उल्टा हो रहा था बीजेटी में। कैसे कि बीजेटी जो है उसका जो इनपुट टर्मिनल में है, आइदर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, द इनपुट टर्मिनल दैट इज बेस टर्मिनल एंड इमीटर टर्मिनल, बेस इमीटर टर्मिनल वाज द इनपुट टर्मिनल, और बेस इमीटर का जंक्शन वहां पे फॉरवर्ड बाइस था। क्या था बालक? फॉरवर्ड बाइस। एक्टिव रीजन के लिए बेस इमीटर का जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस रखा जाता है एम्प्लीफिकेशन के लिए। और फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस क्या होता है, आप सब पढ़े हो डायोड में, कि वो कम होता है, आइडियली जीरो लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि कॉमन बेस हो या कॉमन इमीटर हो, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस इज वेरी 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 लेस। अब आप चलिए आउटपुट इंपीडेंस कम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल वाज द आउटपुट टर्मिनल, और कलेक्टर डायोड जो होता है, कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बाइस होता है एक्टिव रीजन में मानने के लिए। इसीलिए उसका रेजिस्टेंस जो है कॉमन इमीटर में आइडियली हम लोग क्या ले लेते हैं, इन्फिनिटी ले लेते हैं, और कॉमन बेस में भी हम लोग इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो लिमिटेशंस हो गया, एक लिमिटेशंस हो गया। अब दूसरा लिमिटेशंस चलते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिमिटेशंस क्या है कि बीजेटी इज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। Bipolar, this means working exist or conduction exists due to the both type of charge carrier, majority carrier as well as minority carrier। तो majority carrier और minority carrier की वजह से होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो माइनॉरिटी कैरियर है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा उसको इफेक्ट करता है, और टेम्परेचर की वजह से जब माइनॉरिटी कैरियर चेंज होगा तो आपका जो है लीकेज करंट चेंज होगा, लीकेज करंट चेंज होगा तो आपका कलेक्टर करंट चेंज होगा, कलेक्टर करंट चेंज होगा तो आपका जो है ऑपरेटिंग पॉइंट इधर उधर जाएगा, कभी कट ऑफ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो कभी सेचुरेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसा शिफ्ट होने से आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है अनस्टेबल हो जाएगा और आपको आउटपुट में डिस्टोर्शन आएगी। इसका मतलब आप जो है किसी भी ऑपरेटिंग पॉइंट पे फेथ नहीं कर सकते हैं, हालांकि उसके कई तरीके थे। इसका मतलब हो गया ओवरऑल एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि बीजेटी इज थर्मली अनस्टेबल डिवाइस। बीजेटी इज थर्मली अनस्टेबल डिवाइस। और दूसरी बात यह है कि ये जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस के प्रति भी ये लेस इम्यून होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बीजेटी का बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस है। इसीलिए इस डिवाइस के लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए लोगों ने एक नए तरह का डिवाइस इंट्रोड्यूस किया जो कि यूनिपोलर होता है। क्या होता है? यूनिपोलर, यानी वर्किंग एग्जिस्ट ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओनली। यहां पे माइनॉरिटी का कोई रोल, कोई किरदार नहीं होता। इसका मतलब ये ऑब्वियसली जब माइनॉरिटी का कोई रोल ही नहीं है तो ये थर्मली क्या होगा गाइस? मोर स्टेबल। और दूसरी बात है कि इस डिवाइस का जो इनपुट टर्मिनल होगा आइदर रिवर्स बाइस होगा या इंफिनिटी होगा या इंसुलेटेड होगा। इंसुलेशन के केस में इंफिनिटी रेजिस्टेंस और रिवर्स बाइस के केस में वेरी 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 हाई इनपुट इंपीडेंस। इसका मतलब आपने इस चीज को यहाँ पे रिमूव कर लिया, लिमिटेशंस को आपने क्या किया? रिमूव कर लिया। तो इसीलिए लोगों ने एक नए तरह का
डिवाइस इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट डिवाइस इज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET. And FETs are voltage control device. On the other hand, BJT was the current control device. On the other hand, FET is unipolar, BJT was bipolar junction transistor. Unipolar junction field effect transistor. And this is the जो आपको लैब में मिलेगा, इस तरह से एक डिवाइस लिया गया है. ये ड्रेन है, 1 नंबर टर्मिनल, 2 नंबर टर्मिनल सोर्स है और 3 नंबर टर्मिनल गेट है. ये इसका सिंबल होता है, ये N चैनल का सिंबल है FET का, ये N चैनल FET का सिंबल है. हम 1 बाय 1 बाद में डिस्कस करेंगे गाइस. अब फीचर्स ऑफ FET देख लीजिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. क्या होता है? FET इज यूनिपोलर डिवाइस, इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, इट इज थर्मली मोर स्टेबल. ये 3 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थर्मली मोर स्टेबल. इनपुट इंपीडेंस इज हाई ड्यू टू रिवर्स बायस और इंसुलेटेड इनपुट टर्मिनल. देयर आर 3 टर्मिनल्स, ड्रेन, गेट एंड सोर्स, एंड इट इज मोर इम्यून टू रेडिएशंस. तो ये इसके फीचर्स हैं, गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो कि बेटर बनाता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ FET, यानी टाइप्स ऑफ FET. FET सबसे पहले 2 तरह का होता है, जंक्शन FET एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FET, जिसको आप लोग MOSFET या IG FET कहते हैं. इसको कुछ लोग IG FET भी कहते हैं. IG FET का मतलब इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो जंक्शन FET को JFET बोला जाता है और इसे MOSFET या IG FET बोला जाता है. उसी तरह से जंक्शन FET एक्चुअली डिप्लीशन मोड होता है. ये 2 तरह का होता है, N चैनल और P चैनल. ऑन द अदर हैंड MOSFET 2 तरह का होता है, डिप्लीशन मोड और इन्हांसमेंट मोड. और फर्दर ये भी 2 तरह का होता है, N चैनल और P चैनल. ओके गाइस, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ JFET. नाउ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. अब आते हैं 1 बाय 1. सबसे पहले हम लोग इसको पूरे यूनिट को 2 पार्ट में, हमने पूरे पार्ट को जो FET है उसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे. एक में जंक्शन FET और दूसरे में MOSFET. तो सबसे पहले आते हैं पार्ट ए, जंक्शन FET. तो दिस इज द जंक्शन FET. और जंक्शन FET में हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. आप सबको पता है 2 तरह का है, N चैनल और P चैनल. तो सबसे पहले हम लोग N चैनल JFET का कंस्ट्रक्शन देखते हैं. तो कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ नहीं करना है. जैसे ये आप देख सकते हैं गाइस, ये क्या है? ये क्या है? ये एक सिंपल, मान लो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं. तो हम सबको क्या करना है? सबसे पहले एक N टाइप का सबस्ट्रेट लेना है, यानी N टाइप का सेमीकंडक्टर लेना है ना. और बीचों बीच राइट साइड से और लेफ्ट साइड से हमें P टाइप की इक्वली डोपिंग कर देनी है, इस तरह से. और एक तरह से मानिए ये दोनों P टाइप आपस में इंटरनली कनेक्टेड होगा. आपको बाहर से नहीं दिखेगा. जैसे ये मान लो हमने इस तरह से P टाइप बना लिया, आपको इधर से लग रहा है कि ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप अगर इधर से देखेंगे तो क्या है, ये कनेक्टेड है. तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक N टाइप का ले लिया सेमीकंडक्टर, इधर से P टाइप का और इधर से P टाइप का डोपिंग कर लिया, और दोनों को चाहे तो हम कनेक्ट भी कर सकते हैं. तो इसको हम लोग गेट कहते हैं. ये जो दोनों है, एक तरह से जो रूम में एंट्री के लिए एक दरवाजा होता है उसको गेट कहते हो. और गेट में 2 पल्ले होते हैं और वो चौखट से कनेक्टेड होते हैं. तो यही समझ लो ये 2 पल्ले हैं और इसी को गेट कहा जाता है. और दोनों गेट के बीच का जो ये कॉरिडोर है उसको चैनल कहा जाता है. चैनल यानी जो दोनों गेट के बीच में जो रास्ता होता है उसको भी तो आप चैनल ही बोलते हो ना. तो ये चैनल है और ये चैनल N टाइप का, इसलिए इसको N चैनल बोलेंगे. अब आइए, ये जो N टाइप का सबस्ट्रेट है, एक एंड को ड्रेन कहते हैं और दूसरे एंड को सोर्स कहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ N चैनल JFET. अब इसका आइए सिंबल बस इसी तरह होता है, थोड़ा सा BJT से अलग होता है. BJT में ये तिरछा होता है, यहाँ पे सीधा है. अब आप देखिए ये एरो है, और एरो आप याद कीजिए, एरो जो होता है हमेशा द डायरेक्शन ऑफ एरो इज फ्रॉम P टाइप टू N टाइप. तो यहाँ पे देखो ये जो गेट है ये गेट P टाइप का है ना, और ये जो चैनल है ये N टाइप का है. तो ये इसीलिए गेट से चैनल, इसको हम चैनल कह सकते हैं. ये जो लाइन है इसको हम चैनल कहेंगे. तो गेट से चैनल की तरफ डायरेक्शन लिखते हैं, तो ये हो गया N चैनल. और अगर गेट की तरफ एरो का डायरेक्शन हो, चैनल से गेट की तरफ, तो उसको P चैनल कहा जाता है.
ओके गाइस, तो दिस इज द सिंबल ऑफ एन चैनल जेफेट। और अगर पी चैनल जेफेट आप बनाओगे तो इसको पी चैनल जेफेट भी आप बना सकते हो, ड्रेन सोर्स और इस तरह से एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो ये पी चैनल जेफेट हो जाएगा। पी चैनल के लिए ये दोनों एन टाइप हो जाएंगे और ये पी टाइप हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाइए फंक्शंस ऑफ थ्री टर्मिनल। जब भी हम अगर किसी डिवाइस का वर्किंग एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? वर्किंग। तो इस वर्किंग एक्सप्लेन करने से पहले आप सबको पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो इतने टर्मिनल्स हैं उसका क्या काम है, क्या रोल है, वो किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले ये तीनों टर्मिनल्स का रोल देख लेते हैं, क्या रोल है। सबसे पहले आता है सोर्स। ऑब्वियसली बात है, वर्ड से ही पता चलता है कि सोर्स, ये किसी चीज का सोर्स है। तो किस चीज का सोर्स है? तो ऑब्वियसली बात है ये मेजॉरिटी कैरियर्स का सोर्स है। किसका सोर्स है? मेजॉरिटी कैरियर। यहाँ पे माइनॉरिटी का कोई रोल नहीं होता, इसलिए माइनॉरिटी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सोर्स है यानी ये मेजॉरिटी कैरियर का सोर्स है। द फंक्शन ऑफ सोर्स इज टू सप्लाई द मेजॉरिटी कैरियर। ये मेजॉरिटी कैरियर का सप्लाई देगा। तो ऑब्वियसली बात है यार, ये तो इमीटर भी यही काम करता था। इमीटर भी क्या करता था? मेजॉरिटी कैरियर को इमिट करता था। तो दिस मीन्स द सोर्स इज एनालोगस टू द इमीटर, यानी सोर्स इमीटर की ही तरह काम करेगा। नाउ ड्रेन, द ड्रेन टेक्स अवे, ड्रेन आउट द मेजॉरिटी कैरियर्स। अरे ये तो कलेक्टर की तरह हो गया। कलेक्टर भी क्या करता था? मेजॉरिटी कैरियर को अपनी तरफ कलेक्ट करता था। जो इमीटर मेजॉरिटी कैरियर देता था, इमिट करता था, कलेक्टर क्या करता था? कलेक्ट करता था। तो यहाँ काम वो कलेक्टर की ही तरह करेगा। ये क्या करेगा? मेजॉरिटी कैरियर को हमेशा बाहर की तरफ ले जाएगा। बस यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर को क्या करेगा? हमेशा ये बाहर की तरफ ले जाएगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। कलेक्टर क्या करता था? हमेशा मेजॉरिटी कैरियर को कलेक्ट करता था। ये यहाँ क्या करेगा? बाहर की तरफ हमेशा ले जाएगा। तो ड्रेन का काम ही होता है बाहर की तरफ ले जाना। जैसे घर में ड्रेन होता है, घर में जो ड्रेन होता है वो जो वेस्टेज वाटर है उसको बाहर की तरफ ले जाना होता है। अंदर की तरफ कभी लाया है घर में? अगर अंदर की तरफ ले आए तो आप कहते हो ड्रेन फेल हो गया, जैसे मुंबई में होता है बारिश के दिनों में, है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं है, ये हमेशा बाहर की तरफ ले जाएगा। गेट, अब गेट क्या करेगा? सोर्स से ड्रेन की तरफ मेजॉरिटी कैरियर का कंडक्शन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो क्या गेट ऐसे दिखता रहेगा? गेट कुछ नहीं करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। गेट डिसाइड करेगा कि मेजॉरिटी कैरियर कितना सोर्स से ड्रेन की तरफ जाना है। तो गेट विल डिसाइड, गेट विल कंट्रोल द कंडक्शन और फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये गेट का काम है। जैसे रूम में दरवाजा लगाए, क्यों लगाते हो? ताकि लोगों के कंडक्शन को, यानी लोगों के मूवमेंट को आप उसको कंट्रोल कर सको। आप चाहो तो बंद कर दो, आप चाहे तो ओपन कर दो। उसी तरह यह भी बात है। तो अगर हम इसको एक एनालॉगी सिस्टम से आपको समझाने की कोशिश करें तो इसका सबसे अच्छा एनालॉगी है आपके घर में जो वाटर फ्लो सिस्टम है। अगर छत के ऊपर कोई टैंक लगा हुआ है तो वो आपका सोर्स हो गया, वाटर का सोर्स हो गया। और आप वहाँ से एक पाइप की थ्रू जो है अपने बाथरूम में या किचन में कहीं भी आप एक टैप लगा करके पानी लेते हो। तो वो जो टैप है, वो जो नल है, टोटी है, वो आपका गेट हो गया। आप उसको घुमाते हो, आप उसको अगर मान लो क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो बंद होता है तो पानी कम आता है और एक टाइम पे बंद हो जाता है। और आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है और पानी मैक्सिमम फ्लो करने लगता है। तो वो जो टोटी है आपका घुमाने वाला, वो आपका गेट हो गया। अब आ जाओ, अब वहाँ पे आप एक बकेट रखते हो, पे पानी गिरता है, तो वहाँ पे वो आपका क्या हो गया? वो ड्रेन हो गया। ये देखिए, तो दिस इज द सोर्स, गेट एंड ड्रेन। तो दिस इज द एनालॉगी सिस्टम ऑफ जेफेट। आप इसको जेफेट का एनालॉगी समझ सकते हैं, वही सेम टाइप का वर्किंग होता है। और ये जो है बीच में पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है? इसका चैनल। ये क्या है बालक? चैनल। नाउ वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट। हम वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट को दो पार्ट में, या आप कहो तो तीन पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे जो पहला पार्ट है, उस समय गेट में कोई वोल्टेज नहीं है। गेट में कोई वोल्टेज नहीं है, यानी आपने चैनल को पूरी तरह से ओपन कर रखा है, आपने टोटी को पूरी तरह से ओपन कर रखा है ना। और आपने क्या किया है कि गेट को, दरवाजे को पूरी तरह से ओपन कर लिया, उसको क्लोज करने की कोशिश नहीं किया है। यानी गेट का वहां पे अभी कोई कंट्रोल नहीं है, टोटी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या होगा? पानी जो है बहेगा। पानी किस हिसाब से बहेगा? टंकी की हाइट जितनी ज़्यादा होगी और टंकी में पानी जितना ज़्यादा होगा, उतने प्रेशर के साथ क्या होगा? पानी बहेगा। तो वही एनालॉगी कुछ यहाँ पे है।
तो अब आप यहाँ पे देखो बालक, क्या किया कि गेट और सोर्स के बीच में कोई वोल्टेज नहीं है, यानी जो गेट टर्मिनल है वो 0 वोल्टेज पे है, यानी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो 0 वोल्ट पे है। यहाँ पे भी पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, 0 वोल्ट पे है। अब हम क्या करते हैं, ड्रेन और सोर्स के बीच में हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया, यानी आपने टैंक में पानी पूरी तरह से भर दिया। तो जैसे जैसे पानी टैंक में बढ़ेगा वैसे वैसे पानी का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकलेगा। तो वही कारण यह है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे सप्लाई वोल्टेज, वैसे वैसे ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, यहाँ से सोर्सिंग का काम करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा। आप जैसे जैसे बैटरी की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना यहाँ पे शुरू होगा। आप जैसे जैसे बैटरी की वैल्यू बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये करंट एक टाइम पे सेचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। आपने टंकी में पानी भर दिया, टोटी पूरी तरह से ओपन कर दिया, है ना। टंकी में जैसे 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 आपका पानी बढ़ता गया, लेवल बढ़ता गया, पानी का वेलोसिटी फ्लो बढ़ता गया, जब फुल हो गया तो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो नल जो है, जो पाइप है, तो पाइप की कैपेसिटी के हिसाब से तो मैक्सिमम पानी फ्लो होगा, उससे ज़्यादा तो फ्लो नहीं होगा। तो एक टाइम पे वहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी सेचुरेट हो जाएगी। उसी तरह से करंट भी एक टाइम पे क्या हो जाएगा बालक, सेचुरेट हो जाएगा। तो इस करंट को हम लोग सेचुरेटेड करंट या IDSS कहते हैं। क्या कहते हैं, IDSS, ड्रेन टू सोर्स करंट एट सेचुरेशन कंडीशन। ओके गाइस, तो ये गेट वोल्टेज 0 की बात हुई। लेकिन यहाँ पे एक फिनोमेना होता है, एक अलग तरह का फिनोमेना होता है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। क्या फिनोमेना होता है कि गेट टर्मिनल तो 0 पे है, आपने सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाई किया। कौन कितना वोल्टेज अप्लाई किया, 10 वोल्ट। चलो इस एग्जांपल में 2 वोल्ट अप्लाई किया है। कितना वोल्ट अप्लाई किया, 2 वोल्ट। तो देखो सोर्स तो 0 वोल्टेज पे है, तो ड्रेन कितने वोल्टेज पे होगा, 2 वोल्टेज पे होगा, यानी मिड में 1 वोल्ट होगा, इधर 1.5 वोल्ट होगा, इधर 0.5 वोल्ट होगा। और यहाँ पे गेट क्या है बेटा, पी टाइप 0 वोल्टेज पे है। तो देखो पी टाइप 0 वोल्टेज पे, यहाँ पे एन टाइप 1 वोल्ट पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 वोल्ट से रिवर्स बाइस हो गया। कितने वोल्ट से रिवर्स बाइस हो गया, 1 वोल्ट से। यहाँ पे 1.5 वोल्ट से रिवर्स बाइस हो गया, यहाँ पे 2 वोल्ट से रिवर्स बाइस हो गया, यहाँ पे 0.5 वोल्ट से रिवर्स बाइस हो गया, यहाँ पे 0 वोल्ट पे रिवर्स बाइस हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे सोर्स से ड्रेन की तरफ हम जाएंगे, एन टाइप और पी टाइप का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो बढ़ता जाएगा। यानी पेनिट्रेशन ऑफ रिवर्स बाइस सोर्स से ड्रेन की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जब पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो डिप्लीशन लेयर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब डिप्लीशन लेयर जो होगा पी टाइप गेट और एन टाइप चैनल के बीच में ड्रेन की तरफ मैक्सिमम होगा और सोर्स की तरफ मिनिमम होगा। तो दिस इज द रीजन फॉर नॉन लीनियर और नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन लेयर बिटवीन द गेट एंड चैनल। ओके गाइस, ये बात आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली सोर्स से ड्रेन की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो ये बातें हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि इसमें क्या क्या फिनोमेना हो रहा है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। नाउ मैंने कि जैसा कि कहा था कि गेट वोल्टेज अगर आप 0 ले लोगे तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा और यहाँ पे आके सेचुरेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे करंट सेचुरेट कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो इस करंट को IDSS कहते हैं। तो जहाँ पे करंट सेचुरेट हो रहा है, मान लो उस समय ड्रेन सप्लाई वोल्टेज आपने मान के चलो कि 4 वोल्ट दिया है, तो इस 4 वोल्ट को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स एट व्हिच करंट बिकम सेचुरेटेड इज एट VGS इक्वल टू 0। कंडीशन अप्लाइड है किस पे, VGS इक्वल टू 0 पे। तो उस ड्रेन सोर्स वोल्टेज को क्या कहते हैं बालक, पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अब आ जाइए, नाउ ये तो कुछ नहीं था, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये VDS है और ये IDSS है, ये करंट, ये कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह ये बिहेव कर रहा है, ये उसका सिंबल है। अब आ जाइए रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिप्लीशन लेयर, ये भी मैंने समझा दिया। अब आ जाइए केस 2, रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया फिगर में। अब आ जाइए केस 2, व्हेन VGS इज लेस देन 0। अब जब गेट वोल्टेज
क्या हो जाएगा बालक, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने का मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज दे दिया। अब आ जाओ उस एग्जाम्पल में, पहले यहाँ पे 1 वोल्ट था, है ना, और यहाँ पे 0 था, अब 0 के बजाय आपने -1 वोल्ट दे दिया। तो बताओ कितने वोल्टेज से रिवर्स बाइस हो गया, 2 वोल्ट से रिवर्स बाइस हो गया। जब गेट वोल्टेज 0 था तो यहाँ पे रिवर्स बाइस 1 वोल्ट से था, अब गेट को आपने माइनस कर दिया तो क्या हो गया, 2 वोल्ट से रिवर्स बाइस हो गया। तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर फर्दर बढ़ जाएगा। आप धीरे धीरे इसको चेंज करोगे, गेट नेगेटिव होता जाएगा, यहाँ पे रिवर्स बाइस बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ता जाएगा। तो बालक डिप्लीशन लेयर जब बढ़ता जाएगा तो आपका जो चैनल है, दोनों गेट के बीच का जो रास्ता है, चैनल है, ये जो चैनल है जिधर से करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, सिकुड़ता जाएगा, कम होता जाएगा। तो क्या होगा बालक, जब चैनल घटता जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चैनल का घटेगा तो चैनल का रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस रो L बाई ए क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो करंट क्या होगा, घटता जाएगा। तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि करंट 0 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ गेट वोल्टेज एट विच करंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज और VGS ऑफ। यानी इस गेट वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे बालक, VGS ऑफ कहेंगे। कब, जब गेट करंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और इसी को -VP भी कहते हैं, क्योंकि VGS ऑफ की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे N चैनल JFET के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है बालक, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या होता, पिंच ऑफ की 2 वैल्यू हो गई, एक पिंच ऑफ तो VDS की वैल्यू हो गई जब करंट सैचुरेट हो जाता है, और एक गेट वोल्टेज की पिंच ऑफ वैल्यू हो गई जब करंट वह 0 हो जाता है। यानी जब क्या हो जाता है, दोनों डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टेंस टू टच ईच अदर, उस समय करंट 0 हो जाता है, डिवाइस कंडक्ट करना बंद कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बालक, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो N चैनल के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, नेगेटिव, और P चैनल के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। क्या डिस्कस कर दिया, जैसे जैसे गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की वैल्यू बढ़ेगी, चैनल की विड्थ घटेगी, कंडक्टिविटी घटेगा, करंट घटेगा, और घटते घटते करंट 0 हो जाएगा। जिस गेट वोल्टेज पे करंट 0 होगा उसको पिंच ऑफ वोल्टेज या VGS ऑफ कहते हैं, और ये वैल्यू N चैनल JFET के लिए नेगेटिव होगी। अब आ जाइए, इसका मतलब है कि गेट वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन है, तो इस रिलेशन को डिफाइन किया था हमारे विलियम शॉकले साहब ने। किसने किया था, विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले इन 1910, 1910 सॉरी, ये 1910 से 1989 तक, ये तो इसका लाइफ टाइम है। तो वो विलियम फोर्ड ने इसको जो है किया था। आपको पता होगा 1947 में इसने साहब ने क्या कमाल किया था, बेल लेबोरेटरीज में। इस साहब ने ट्रांजिस्टर का इजाद किया था अमेरिका में, USA में, बेल लेबोरेटरीज में। तो इसी साहब ने शॉकले इक्वेशन, यानी ड्रेन करंट और गेट वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होगा, उस इक्वेशन को दिया था। इसीलिए इसके नाम से शॉकले इक्वेशन जानते हैं, और कुछ लोग इसको ट्रांसफर इक्वेशन कहते हैं। The relation between drain current and source voltage is given by Shockley equation, and that is equal to ID equal to IDSS into 1 minus VGS upon VP whole square, जहाँ पे IDSS कांस्टेंट है और VP कांस्टेंट है। सिर्फ यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ID is the function of VGS, इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस कहते हैं। BJT क्या था, करंट कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि वो IC करंट जो था, कलेक्टर करंट, वो इनपुट करंट का फंक्शन था, इसीलिए उसको क्या कहते थे, करंट कंट्रोल डिवाइस। और इसको क्या कहेंगे, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर कांस्टेंट है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो करंट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। कुछ लोग इस इक्वेशन को ट्रांसफर इक्वेशन कहते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आउटपुट पैरामीटर एंड इनपुट पैरामीटर, दैट रिलेशन इज नोन एज ट्रांसफर रिलेशन। कभी इसको ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं तो कभी इसको ट्रांसफर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इक्वेशन है इसीलिए इसको ट्रांसफर इक्वेशन कहते हैं।
नाउ ट्रांसफर एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस तरह से ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए गेट वोल्टेज हमने नेगेटिव ले लिया है क्योंकि एन चैनल के लिए नेगेटिव होता है, और ये वाई एक्सिस में हमने ड्रेन करंट लिया, तो इस तरह से ये इक्वेशन आता है। और ये इक्वेशन किसका है? किसी का, ये शोकले इक्वेशन का ही तो इक्वेशन है, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर। ठीक है बालक, तो ये हो गया, यहाँ से आप निकाल सकते हो। जब VGS 0 होगा तो ID क्या हो जाएगा? IDSS, और जब VGS क्या हो जाएगा? माइनस VP हो जाएगा, तो ID क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये देखो माइनस VP, यानी 4 वोल्ट को हम लोग माइनस VP कह सकते हैं। तो यहाँ पे VP की वैल्यू, इस एग्जाम्पल में VP की वैल्यू -4 वोल्ट है। ठीक है बालक, और IDSS की वैल्यू क्या है? 8 मिली एम्पियर है। तो इसीलिए इसको ट्रांसफर इक्वेशन कहते हैं। तो इसी इक्वेशन में आप चाहो तो ट्रांस कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्रॉन इन बिटवीन द VDS एंड ID। आप सबको एक बात बता दूं, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, BJT में होता है। यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए नहीं होता है कि गेट टर्मिनल रिवर्स बाइस है और गेट करंट 0 होता है। गेट टर्मिनल इनपुट टर्मिनल है, यहाँ पे जब इनपुट करंट में नहीं है तो यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफर इक्वेशन होता है इनपुट के जगह पे, तो ट्रांसफर इक्वेशन होता है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स को भले आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं क्योंकि दैट कैरेक्टरिस्टिक इज इन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। लेकिन यहाँ पे इसको चूंकि हम इनपुट नहीं बोले हैं तो हम आउटपुट भी नहीं बोलेंगे, हम इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। ठीक है बालक, तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये है, ये VGS इक्वल टू 0 पे है, ये VGS इक्वल टू -1 वोल्ट पे है, ये VGS इक्वल टू -2 वोल्ट पे है, ये -4 पे है, और ये जो है -VP पे है। तो -VP पे करंट 0 हो गया। एक बात और, यहाँ पे एक और रीजन होगा कि जब आप मान लो VGS 0 है, आप ड्रेन वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, तो भैया डिप्लीशन लेयर पे तो पेनिट्रेशन हो रहा है ना, असर हो रहा है ना, तो एक टाइम पे वो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, कोलैप्स नहीं हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा। तो डिप्लीशन लेयर ब्रेक डाउन होने की वजह से ये आगे चल करके इस तरह से ये आगे चल करके ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी ये वाला आगे भी चल के ये ब्रेक डाउन होगा, ये भी ब्रेक डाउन होगा, ये भी ब्रेक डाउन होगा, ये भी ब्रेक डाउन होगा। यानी जब आप VDS की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो आगे वो जो डिप्लीशन लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, और जिससे कि अचानक करंट बढ़ जाती है। तो इस रीजन को ब्रेक डाउन रीजन भी कहते हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन रीजन। और चूंकि करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कांस्टेंट है, इसीलिए इसको सैचुरेशन कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये वाला पॉइंट के इधर जो ये वाला रीजन है, इसको ओमिक रीजन कहते हैं। क्यों ओमिक रीजन कहते हैं? क्योंकि यहाँ ID जो है ये प्रोपोर्शनल होता है VDS का, इसलिए इसको ओमिक रीजन बोलते हैं। और बीच में जो ये वाला पूरा पोर्शन है, तो यहाँ पे कितने रीजन हो गए? और ये कट ऑफ रीजन है। ये कौन सा रीजन है? कट ऑफ रीजन है। तो कितने रीजन हो गए? ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, ब्रेक डाउन रीजन। ये पे यहाँ पे कितना रीजन है? 4 रीजन है। ठीक है ना। तो अलग अलग रीजन का अलग अलग काम है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको बताएंगे कि ओमिक रीजन में क्या एप्लीकेशन होता है और सैचुरेशन में क्या एप्लीकेशन होता है। यानी जेफेट का यूज हम कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह भी करते हैं और वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह भी करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सिंपल आपको बताया कि जेफेट कैसे काम करता है। ओके गाइज, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द पी चैनल जेफेट एंड अदर एप्लीकेशन ऑफ फेट। Okay guys, this is the reference. Okay guys, thank you. See you again in the next lecture, lecture number 21.